टुडे वी रीड चैप्टर नंबर सेकंड, नर तथा मादा युग्मकोद्भिद संरचना तथा विकास। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ा था, जिसका नाम आवृतबीजी पादपों में जनन था। उसमें अलैंगिक जनन के बारे में हमने पढ़ा है, लैंगिक जनन के बारे में हमने पढ़ा था। क्योंकि लैंगिक जनन में जिन संरचनाओं का उपयोग किया जाता है उन्हें नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो एक तरह से आवृतबीजी पौधों के अंदर लैंगिक जनन के बारे में जानने वाला चैप्टर है। इसमें हमें पहले नर युग्मकोद्भिद की संरचना के बारे में पढ़ना है और उसके विकास के बारे में पढ़ना है। उसके बाद मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास के बारे में पढ़ना है। इससे थोड़ा पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था आवृतबीजी पादपों का लैंगिक जनन अंग पुष्प होता है। आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन करने का कार्य पुष्प के द्वारा संपन्न किया जाता है। पुष्प के द्वारा उनमें लैंगिक जनन संपन्न हुआ। सेकंड, पुष्प एक प्रकार का रूपांतरित प्ररोह होता है, यानी पुष्प प्ररोह के अंदर मॉडिफिकेशन होगा जिससे रूपांतरण होगा, जिससे पुष्प का निर्माण होगा। तीसरा, पुष्प के अंदर नर जनन अंग पुंकेसर तथा मादा जनन अंग जायांग या स्त्री केसर पाया जाता है। पुंकेसर को हम लघु बीजाणुपर्ण तथा जायांग को गुरु बीजाणुपर्ण भी कहते हैं। यानी पुंकेसर को बोला जाता है लघु बीजाणुपर्ण क्योंकि इस पर लघु बीजाणु बनते हैं। जायांग को बोला जाता है गुरु बीजाणुपर्ण क्योंकि इस पर गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। और बीजाणुपर्ण के निर्माण के कारण पुष्प के अंदर बीजाणुपर्ण पाए जा रहे हैं, पुंकेसर पाया जाएगा, जायांग पाया जाएगा। तो बीजाणुपर्ण का निर्माण पुष्प में होता है। बीजाणुपर्ण को धारण करने का काम पुष्प के द्वारा किया जाता है, इसलिए पुष्प को बीजाणु पर्णधर प्ररोह भी कहा जाता है। रूपांतरित प्ररोह है इसलिए प्ररोह शब्द है। बीजाणु पर्ण को ये धारण करता है, पुंकेसर को धारण करेगा, जायांग को धारण करेगा, इसलिए पुष्प को बीजाणु पर्णधर प्ररोह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, पुष्प के 4 भागों के बारे में हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा है। सबसे फर्स्ट भाग होता है इसका बाह्यदल पुंज। सेकंड भाग होता है इसका दलपुंज। तीसरा भाग पुमंग। चौथा भाग जायांग। ये चारों भाग पुष्प के अंदर पाए जाते हैं। इसके बारे में भी हम पिछले चैप्टर के अंदर स्टडी कर चुके हैं। पुमंग यानी पुंकेसर आपस में मिलकर पुमंग का निर्माण करते हैं। अब जो हमें पढ़ना है, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर है नर युग्मकोद्भिद की संरचना किस प्रकार की होती है। यानी पुष्प जो है उसके अंदर नर युग्मकोद्भिद किस प्रकार से बनेगा, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। और उसमें भी सबसे पहले हमें पुंकेसर और लघु बीजाणुपर्ण के बारे में स्टडी करनी है कि पुंकेसर की संरचना किस प्रकार की है और लघु बीजाणुपर्ण की संरचना किस प्रकार की होती है। पुंकेसर या लघु बीजाणुपर्ण की संरचना के बारे में हमें स्टडी करना है। अब इसमें भी पुंकेसर की स्ट्रक्चर की हम बात करें, पुंकेसर की संरचना के 3 प्रमुख भाग होते हैं। इसके पहले भाग को पराग कोश कहा जाता है, दूसरे भाग को योजी और तीसरे भाग को तंतु कहा जाता है। ये तीनों भाग आपस में मिलकर पुंकेसर का निर्माण करेंगे। इन तीनों भागों के मिलने से पुंकेसर का निर्माण होगा। ये इस तरह की स्ट्रक्चर है एक। ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है ये परागकोश है। सेकंड, ये जो संरचना दिखाई दे रही है ये तंतु है।
और पराग कोश की दोनों पालियों को जोड़ने वाली जो संरचना है उसे योजी के नाम से जाना जाता है। ये पराग कोश की दो पालियां हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर है उसे योजी कहा जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को योजी के नाम से जाना जाता है। तो पुंकेसर की संरचना के तीन प्रमुख भाग होते हैं, परागकोश, योजी और तंतु। परागकोश एक पालीवत संरचना होती है जिसके अंदर पराग कणों का निर्माण होगा। परागकोश द्विपालीवत संरचना होती है जिसकी दोनों पालियों को जोड़ने का काम योजी के द्वारा किया जाता है। और एक लंबी तंतुनुमा संरचना जो पुंकेसर को या परागकोश को पुष्पासन से जोड़ेगी उसे तंतु के नाम से जाना जाता है। ये स्ट्रक्चर हम पिछली क्लास के अंदर भी स्टडी कर चुके हैं। अब इसमें आगे परागकोश जो है उसके अंदर दो पालियां पाई जा रही हैं जो एक दूसरे के साथ योजी के द्वारा जुड़ी हुई है। ये इसकी फर्स्ट पाली है परागकोश की, ये सेकंड पाली है। ये दोनों पालियां आपस में योजी के द्वारा जुड़ी हुई होती है। और योजी एक प्रकार का बंध्य ऊतक होता है। बंध्य ऊतक का मतलब है जो जनन क्रिया के अंदर कार्यशील नहीं होगा, क्रियाशील नहीं होगा, उसे बंध्य ऊतक बोला जाता है। इसका काम केवल परागकोश की दोनों पालियों को जोड़कर रखना होता है। इसके बाद परागकोश की जो प्रत्येक पाली है, जैसे फर्स्ट पाली, सेकंड पाली, ये दोनों पालियां भी दो दो भागों में विभेदित होती है। जैसे फर्स्ट पाली भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड होगी, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड पाली भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड होगी, थर्ड और फोर्थ। तो परागकोश के अंदर पहले दो पालियां पाई जाएगी, उन पालियों के अंदर भी विभाजन पाए जाएंगे। ये जो विभाजन है परागकोश के अंदर चार जो विभाजन पाए जा रहे हैं, चार बार इसको जो विभाजित किया गया है, इन संरचनाओं को परागपुट या लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। परागकोश है, परागकोश द्विपालीवत संरचना है। पहली स्ट्रक्चर हमारी ये थी, ये परागकोश, ये द्विपालीवत संरचना, इसकी दो पालियां। इन दोनों पालियों का भी आगे विभाजन हुआ, ये पाली भी दो भागों में विभाजित, ये पाली भी दो भागों में विभाजित हुई। तो इनके विभाजन से जो स्ट्रक्चर बनेगी उसे परागपुट या लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। तो इस तरह से एक परागकोश के अंदर चार लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। यानी एक परागकोश के अंदर लघु बीजाणुधानी की संख्या कितनी होती है? चार। एक परागकोश में चार लघु बीजाणुधानियां उपस्थित होंगी। द्विपालीवत परागकोश के अंदर चार लघु बीजाणुधानी होगी, दो पालियां है ना इसकी, इसलिए इसके अंदर लघु बीजाणुधानियों की संख्या हो गई चार। लेकिन मालवेशी जो कुल है उसके पौधों में परागकोश एक पालीवत होता है। मालवेशी कुल के पौधों में परागकोश एक पाली में बटा हुआ पाया जाता है, इसलिए इसके अंदर जो लघु बीजाणुधानियों की संख्या होगी वो होगी केवल दो लघु बीजाणुधानियां इसके अंदर पाई जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। मालवेशी कुल के जो पौधे हैं उनके पुष्प में लघु बीजाणुधानी की संख्या दो होती है। बाकी अन्य कुलों के जो पौधे हैं उनके अंदर लघु बीजाणुधानी की संख्या चार होती है। कारण सीधा सा इसका ये है, अन्य कुलों में परागकोश दो पालियों में बटी हुई संरचना है, जबकि मालवेशी कुल में परागकोश केवल एक पाली में बटी हुई संरचना है, इसलिए इसके अंदर लघु बीजाणुधानी या परागपुट की संख्या दो पाई जाती है। तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। इसके बाद परागकोश जो है उसके अंदर पराग कणों का निर्माण होता है। परागकोश का कार्य है पराग कणों का निर्माण करना। पराग कणों के निर्माण से पहले लघु बीजाणु बनते हैं, लघु बीजाणु से फिर पराग कणों का निर्माण होता है। तो परागकोश के द्वारा पराग कणों का निर्माण किया जाता है। सेकेंड स्ट्रक्चर योजी, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि परागकोश की दोनों पालियों को जोड़ने वाली संरचना, ये जो स्ट्रक्चर है इस संरचना को योजी के नाम से जाना जाता है, जो एक प्रकार का बंध्य ऊतक होता है। एक प्रकार का बंध्य ऊतक है योजी। तीसरी स्ट्रक्चर तंतु, एक तंतु के समान संरचना है, एक धागे के समान संरचना है।
जिसके द्वारा पराग कोश या पुंकेसर जो संरचना है वो पुष्प के पुष्पासन से जुड़ी हुई पाई जाती है। नेक्स्ट, परागकोश जो है उसका विकास किस तरह से संपन्न होगा या परागकोश का परिवर्धन किस प्रकार से संपन्न होगा। तो सबसे पहले परागकोश के जो विकास है उसका एक प्रकार होता है जिसे सुबीजाणुधानीय प्रकार का परिवर्धन बोला जाता है। सुबीजाणुधानीय प्रकार का परिवर्धन या फिर इसे यूस्पोरेंजिएट प्रकार का परिवर्धन बोला जाता है। इस प्रकार के अंदर होता क्या है, जब परागकोश का परिवर्धन एक से अधिक बीजाणुधानीय प्रारंभिकाओं से होगा तो इसे सुबीजाणुधानीय प्रकार का परिवर्धन या यूस्पोरेंजिएट प्रकार का परिवर्धन बोला जाता है। इस प्रकार के परिवर्धन के अंदर एक से अधिक बीजाणुधानी प्रारंभिकाओं के द्वारा परागकोश को विकसित किया जाता है, इसलिए इसे सुबीजाणुधानीय या यूस्पोरेंजिएट प्रकार का परिवर्धन बोला जाता है। अब इसके विकास के स्टार्ट में, प्रारंभ में जब परागकोश का परिवर्धन स्टार्ट होगा तो परागकोश एक अविभेदित कोशिकाओं का समूह होता है। विकास की स्टार्टिंग में परागकोश अविभेदित कोशिकाओं का समूह होगा, यानी ऐसी कोशिकाएं जिनमें विभेदन नहीं हुआ है उनका एक समूह होता है जिसके अंदर अनेक संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं और इसमें अनेक संरचनात्मक परिवर्तन से 4 परागपुटी या लघु बीजाणुधानी बनती है। यानी पहले कोशिकाओं का समूह है, इसमें संरचनात्मक परिवर्तन होंगे, इसमें संरचनात्मक परिवर्तन से 4 परागपुटी या 4 लघु बीजाणुधानी का निर्माण होगा। इसके बाद प्रत्येक जो परागपुटी है या लघु बीजाणुधानी है उसकी कुछ कोशिकाएं, जैसे परागपुटी है, इसकी कुछ सेल्स विभाजित होकर पैपसु कोशिकाएं बनाती हैं। जैसे सिंगल ये हमने परागपुटी ली है, इसके अंदर जो सेल्स पाई जा रही है इनमें से कुछ सेल्स के द्वारा प्रप्रसु कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है। इन प्रप्रसु कोशिकाओं को आर्कियो स्पाइरल सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। इन प्रप्रसु कोशिकाओं को आर्कियो स्पाइरल सेल्स के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद इन प्रप्रसु सेल्स में विभाजन से 2 प्रकार की कोशिकाओं के समूह बनते हैं। पहले समूह को हम प्राथमिक भित्तीय कोशिका बोलते हैं। पहला जो समूह बनेगा प्रप्रसु कोशिकाओं में विभाजन से, उसे प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं बोला जाएगा और सेकंड जो समूह बनेगा उसे प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं बोला जाता है। प्राथमिक बीजाणुजन सेल्स या कोशिकाएं, यानी प्रप्रसु कोशिकाओं में विभाजन हुआ, 2 प्रकार की कोशिकाओं के समूह बने इनसे, जिन्हें प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं और दूसरे वाले समूह को प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। इनमें से प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं परागकोश की भित्ति का निर्माण करती है। परागकोश के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है उसे परागकोश भित्ति कहते हैं। तो उन परागकोश भित्ति का निर्माण प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है, जबकि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं के द्वारा या तो सीधे ही लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनाई जाती है
या फिर ये दूसरे तरीके में पहले बीजाणुजन कोशिकाएं बनाती है और बीजाणुजन कोशिकाएं जो है वो लघु बीजाणु मात्र कोशिका का काम करती है और उनसे लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। दो तरीके हो सकते हैं, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं में पहले लघु बीजाणु मात्र कोशिका बन जाएगी सीधे ही, या फिर इनके द्वारा बीजाणुजन सेल बनाई जाएगी और इन बीजाणुजन सेल से लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होगा। तो दोनों में से किसी भी तरीके से प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं जो है वो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती है। बीजाणुजन कोशिकाएं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, इनसे आगे जाकर फिर लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। तो पूरा परागकोश का परिवर्तन है कि परागकोश का विकास किस तरह से संपन्न होगा। स्टार्टिंग से एक बार फिर से समझते हैं इसको। परागकोश का परिवर्तन एक से अधिक बीजाणुधान्य प्रारंभिक कोशिकाओं के द्वारा संपन्न होता है, इसलिए इसे सुबीजाणुधानीय प्रकार का परिवर्तन या यूस्पोरेंजिएट प्रकार का परिवर्तन कहते हैं। सेकंड, इसके विकास के प्रारंभ में परागकोश अविभेदित कोशिकाओं का समूह होता है, जिनमें से कुछ कोशिकाएं संरचनात्मक रूप से परिवर्तित होकर चार परागपुटी या लघु बीजाणुधानी बनाती है। इसके बाद प्रत्येक परागपुटी या लघु बीजाणुधानी की कुछ कोशिकाएं प्रसु कोशिकाओं का आर्किस्पोरियल कोशिकाओं का निर्माण करेंगी। इन प्रसु कोशिकाओं में विभाजन से दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं जो आगे जाकर परागकोश भित्ति का निर्माण करेगी। दूसरी वाली कोशिकाएं बनती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं, जिनसे या तो डायरेक्ट लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनेगी या फिर पहले बीजाणुजन कोशिका बनती है, उससे लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है। और इन दोनों ही प्रकार की सेल से लास्ट में लघु बीजाणुओं का निर्माण किया जाता है। तो परागकोश के विकास की क्रिया है। परागकोश का विकास पौधे के अंदर या पुष्प के अंदर किस प्रकार से संपन्न होता है। परागकोश का विकास हो जाने के बाद इसमें दो स्पष्ट भाग दिखाई देते हैं। दो स्पष्ट भागों में इसका विभेदन हो जाता है। पहले भाग को परागकोश भित्ति बोला जाता है, जबकि दूसरे भाग को बीजाणुजन कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। परागकोश भित्ति का निर्माण प्राथमिक भित्तीय कोशिका से होगा, जबकि बीजाणुजन जो कोशिकाएं हैं उनका निर्माण प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं से होता है। परागकोश भित्ति की यदि हम अनुप्रस्थ काट कर देखें तो उसके अंदर हमें चार स्तर दिखाई देते हैं। सबसे बाहर वाला स्तर बाह्य त्वचा, उसके अंदर वाला स्तर एंडोथीसियम, उसके अंदर वाला स्तर मध्य परतें और सबसे आंतरिक स्तर टैपिटम होता है। अब इसमें सबसे पहला स्तर परागकोश भित्ति यानी चार स्तरों में विभेदित है। बाह्य त्वचा, एंडोथीसियम, मध्य परतें और टैपिटम, इन चार स्तरों के अंदर इसका विभाजन होगा। सबसे फर्स्ट स्तर जो बाह्य त्वचा है, यह है परागकोश की भित्ति का सबसे बाहरी स्तर है। सबसे बाहर की ओर जो स्तर पाया जा रहा है परागकोश भित्ति में, उसे बाह्य त्वचा के नाम से जाना जाता है। केवल सिंगल लेयर होता है, एकल स्तर है, केवल एक लेयर इसकी पाई जाएगी और इसका काम परागकोश की सुरक्षा करना होता है। यानी बाह्य त्वचा के द्वारा परागकोश की सुरक्षा की जाती है। तो सबसे बाहर वाला स्तर बाह्य त्वचा कहलाता है। सिंगल लेयर होता है, एकल सेल होता है और परागकोश की सुरक्षा इसके द्वारा की जाती है। और इसकी कोशिकाएं लंबी और चपटी होती है। बाह्य त्वचा की कोशिकाएं लंबी तथा चपटी पाई जाती है। इसके बाद परागकोश भित्ति के सेकंड स्तर को एंडोथीसियम बोला जाता है, जिसकी कोशिकाएं मोटी होती हैं। एंडोथीसियम जो स्तर है उसकी सेल्स मोटी पाई जाएगी।
और इन कोशिकाओं के, मोटी कोशिकाओं की जो भित्तियां हैं, इन पर अल्फा सेल्यूलोज जमा हुआ होता है। यानी ये एंडोथीसियम की सेल है, तो इन सेल्स के ऊपर एक पदार्थ का जमाव पाया जाता है। इस जमे हुए पदार्थ को अल्फा सेल्यूलोज बोला जाता है। तो इसकी कोशिकाएं, जो मोटी कोशिकाएं पाई जा रही हैं, उनके ऊपर अल्फा सेल्यूलोज का जमाव पाया जाएगा और इस अल्फा सेल्यूलोज के जमाव के कारण इनकी कोशिकाओं पर रेशेदार पट्टी का निर्माण हो जाता है। सेकंड, एंडोथीसियम स्तर की जो कोशिकाएं हैं वो आर्द्रताग्राही प्रकृति की होती है। इसकी सेल्स आर्द्रताग्राही प्रकृति की होती है, यानी इनके द्वारा, इन कोशिकाओं के द्वारा नमी को या आर्द्रता को ग्रहण करने का काम किया जाता है। और शुष्क अवस्था होने पर इन कोशिकाओं में तनाव या खिंचाव उत्पन्न होता है और इस तनाव या खिंचाव के कारण ही पराग कोश का स्फुटन होता है। तो एंडोथीसियम जो स्तर है, एकल स्तर पाया जा रहा है, ये भी एकल स्तर है, सिंगल लेयर होगा, एकल मोटी कोशिकाओं से बना हुआ स्तर होगा। इन कोशिकाओं की भित्ति पर अल्फा सेल्यूलोज जमा हुआ होता है। अल्फा सेल्यूलोज जमा होने के कारण पट्टियों का निर्माण हो जाता है। इसकी कोशिकाएं आर्द्रताग्राही प्रकृति की होती है, नमी को ग्रहण करने का काम करती हैं और इन कोशिकाओं में जब तनाव या खिंचाव उत्पन्न होगा, पानी की कमी होगी तो तनाव या खिंचाव उत्पन्न होगा और उसके कारण परागकोश का स्फुटन हो जाता है। तीसरी परागकोश भित्ति की जो तीसरी लेयर है उसे मध्य परतों के नाम से जाना जाता है और मध्य स्तर या मध्य परतों का निर्माण 1 से 3 परतों द्वारा किया जाता है। यानी मध्य परतें जो है उनका फॉर्मेशन 1 से 3 परतों के द्वारा किया जाएगा और ये कोशिकाएं पतली भित्ति युक्त होती है। मध्य परतों की जो कोशिकाएं हैं उनकी भित्ति पतली होती है और इसके अलावा इनकी कोशिकाएं अल्पकालिक होती है, यानी कुछ समय बाद ही मध्य परतों की कोशिकाओं का अपघटन होना प्रारंभ हो जाता है। तो मध्य परतें 1 से 3 परतों द्वारा बनी हुई होती है। इसकी कोशिकाएं 1 से 3 परतों में व्यवस्थित होंगी, पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होंगी। इसके अलावा इनकी कोशिकाएं अल्पकालिक होती है। चौथा जो स्तर है इसका टैपिटम। टैपिटम जो स्तर है उसे हिंदी में पोषूतक भी बोला जाता है। इसके चौथे स्तर को पोषूतक के नाम से भी जाना जाता है। एक नाम है इसका टैपिटम और हिंदी में इसे पोषूतक के नाम से जाना जाता है। सबसे आंतरिक स्तर है, पहली विशेषता है परागकोश भित्ति का यह है सबसे आंतरिक स्तर होता है, सबसे अंदर पाया जाने वाला स्तर होता है और बीजाणुजन जो कोशिकाएं हैं उनके चारों ओर एक परत के रूप में पाया जाता है। बीजाणुजन ऊतक या कोशिकाओं के चारों ओर एक परत के रूप में टैपिटम या पोषूतक जो स्तर है वो उपस्थित होगा और लघु बीजाणुओं के अंदर जब उनका निर्माण होगा तो उन लघु बीजाणुओं को, बीजाणुजन कोशिकाओं से लास्ट में लघु बीजाणु का निर्माण होता है, तो बीजाणुजन कोशिकाओं से लघु बीजाणुओं के निर्माण के दौरान उन्हें पोषण प्रदान करने का काम टैपिटम या पोषूतक स्तर के द्वारा किया जाता है। आवृतबीजी पौधों में 2 प्रकार की टैपिटम पाई जा सकती है। पहली प्रकार की टैपिटम को हम अमीबीय टैपिटम कहते हैं और दूसरे प्रकार की टैपिटम को ग्रंथिल या स्त्राबी टैपिटम कहा जाता है। आवृतबीजी जो पौधे हैं उनके अंदर 2 प्रकार की टैपिटम मिलेगी।
फर्स्ट वाली को अमीबिया टैपिटम और सेकंड वाली को ग्रंथिलिया स्त्रावी टैपिटम के नाम से उसे जाना जाता है। और अधिकांश जो द्विबीजपत्री पौधे हैं उन द्विबीजपत्री पौधों में ग्रंथिल या स्त्रावी प्रकार की टैपिटम पाई जाती है। कुछ द्विबीजपत्री है जिनमें अमीबिया टैपिटम मिलेगी, लेकिन अधिकांश द्विबीजपत्री पौधे के अंदर ग्रंथिल या स्त्रावी प्रकार की टैपिटम उपस्थित होगी। इसके बाद टैपिटम की कोशिकाएं जो है उनके अंदर टैपिटम की सेल्स या कोशिकाएं हैं, उनके अंदर कुछ बसीय प्रकृति की गोलाकार संरचनाएं मिलती हैं। बसीय प्रकृति की गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। इन संरचनाओं को प्रोयूबिस्काय कहते हैं। टैपिटम स्तर की कोशिकाओं में बसीय नेचर की, बसीय प्रकृति की कुछ गोलाकार संरचनाएं मिलेंगी। उन संरचनाओं को प्रोयूबिस्काय के नाम से जाना जाता है। इस प्रोयूबिस्काय में स्पोरोपोलेनिन पदार्थ का जमाव होने पर यह प्रोयूबिस्काय यूबिस्काय के अंदर चेंज हो जाती है और यूबिस्काय के द्वारा पराग कणों के बाहरी आवरण का निर्माण किया जाता है। ये यूबिस्काय है। पराग कणों के बाहरी आवरण का निर्माण करती है। टैपिटम की कोशिकाओं के अंदर बसीय प्रकृति की कुछ गोलाकार संरचनाएं मिल रही हैं जिन्हें प्रोयूबिस्काय कहा जाता है। प्रोयूबिस्काय में जब स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ जमा हो जाएगा तो बनने वाली संरचना यूबिस्काय कहलाती है और यूबिस्काय के द्वारा पराग कणों के बाहरी आवरण का निर्माण किया जाता है। पराग कणों के बाहरी आवरण के निर्माण में ये सहायता करेंगी। और टैपिटम का मेन काम होता है लघु बीजाणु या पराग कणों के विकास के दौरान उन्हें पोषण प्रदान करने का काम टैपिटम के द्वारा किया जाता है, इसीलिए इसे पोषूतक के नाम से भी जाना जाता है। एक बार फिर से स्टार्ट से बता देता हूँ। परागकोश भित्ति जो है उसके अंदर 4 लेयर पाई जा रही है। पहली का नाम है बाह्य त्वचा, दूसरी का नाम एंडोथीसियम, तीसरी जो लेयर है उसका नाम है मध्य परतें और चौथी लेयर का नाम है टैपिटम। बाह्य त्वचा एक सिंगल लेयर है, कोशिकाएं लंबी पाई जाती हैं, परागकोश को सुरक्षा देने का काम करेगी। एंडोथीसियम भी सिंगल लेयर है, इसके अंदर बड़े आकार की कोशिकाएं मिलती है जिनकी भित्ति पर अल्फा सेलुलोज पदार्थ जमा होता है। अल्फा सेलुलोज पदार्थ के कारण इनमें कुछ पट्टियों का निर्माण हो जाता है। इसकी कोशिकाएं आर्द्रताग्राही प्रकृति की होती हैं और पानी की कमी होने पर इन कोशिकाओं में खिंचाव होगा जिसके कारण परागकोश का स्फुटन होगा। मध्य परतें 1 से 3 लेयर में इसकी कोशिकाएं पाई जाती हैं और इसकी कोशिकाएं अल्पजीवी होती हैं और पतली भित्ति युक्त होंगी। चौथी परत टैपिटम है जिसे पोषूतक बोला जाता है। परागकोश भित्ति का सबसे आंतरिक स्तर होता है और बीजाणुजन ऊतक या कोशिकाओं के चारों ओर एक परत के रूप में ये पाया जाएगा। 2 प्रकार की टैपिटम आपृतबीजी पौधों में मिलेगी। पहली को अमीबिया टैपिटम बोला जाता है, अमीबा की तरह की स्ट्रक्चर होती है इसकी। दूसरी ग्रंथिल या स्त्रावी टैपिटम जो ग्रंथियों के समान अपना स्त्रवण स्त्रावित करती है और अधिकांश द्विबीजपत्री पौधों में ग्रंथिल या स्त्रावी टैपिटम पाई जाती है। इसके अलावा टैपिटम की जो कोशिकाएं हैं उसमें बसीय प्रकृति की कुछ गोलाकार संरचनाएं मिलेंगी जिन्हें प्रोयूबिस्काय कहा जाता है। जब इन प्रोयूबिस्काय में स्पोरोपोलेनिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमता है तो इससे यूबिस्काय का निर्माण होता है और इन यूबिस्काय के द्वारा पराग कणों के बाहरी आवरण का निर्माण किया जाता है। और टैपिटम परत
विकसित हो रहे पराग कणों को पोषण देने का काम करती है। यानी इस परत का काम है, जो पराग कण विकसित हो रहे हैं उन पराग कणों को पोषण टैपिटम परत के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो 4 लेयर है जिसके अंदर परागकोश भित्ति को हम डिवाइड करते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर परागकोश के विकास के बाद जो होती है वो है बीजाणुजन कोशिकाएं। तो बीजाणुजन कोशिकाएं लघु बीजाणु मात्र कोशिका का कार्य करेगी। इनके द्वारा लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का कार्य किया जाता है और इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से लघु बीजाणु बनते हैं, जिनसे लास्ट में पराग कणों का निर्माण होगा। यानी बीजाणुजन कोशिकाएं भी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनाती है, उनके समान कार्य करती है, उससे लघु बीजाणु बनते हैं। इन लघु बीजाणुओं से लास्ट में पराग कणों का निर्माण होगा। इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु और लघु बीजाणुओं से पराग कणों का